मतलब भाप नहीं बनना चाहिए चश्मे पे, वो भी एक इंडिकेशन है कि मास्क लगाने के बाद बेहतर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं लेकिन कर रहा है। नहाने वाली बात, कपड़े बदलने वाली बात का जी, जवाब नहीं मिला, लेकिन ये भी मैं जानना चाहता हूं कि सैनिटाइजेशन को लेकर अब क्या समझ बनी है। बार बार फर्श, कई तरह की मशीनें आ गई हैं, रसायन आ गए हैं, कार सैनिटाइज करो, लैपटॉप सैनिटाइज करो, डैशबोर्ड सैनिटाइज करो, क्या इससे कुछ खास फायदा हो रहा है? पब्लिक स्पेस को सैनिटाइज करो, ट्रेन को करो, जहाज को जी। करो। जहाँ पे पब्लिक स्पेसेस में जहाँ पे बहुत लोगों का इकट्ठ रहता है, जैसे जहाज की बात कर ली हमने, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आएंगे, तो उनको सैनिटाइज करने का जो आप कहें कि इम्पोर्टेंस समझ में आती है। लेकिन आप अपने लैपटॉप को हर रोज दिन में 4 बार सैनिटाइज करेंगे, उसको सिर्फ आप ही यूज कर रहे हैं, तो उसकी इतनी जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों को जरूर सैनिटाइज कीजिए। एंड ऑफ द डे जो वायरस है सरफेस से जंप करके आपके अंदर नहीं जाएगी। आपको आप या तो किसी के, जैसे मैंने कहा, जो बीमार है उसके कांटेक्ट में आएंगे 2 मीटर के अंदर अंदर, या फिर आप अपने हाथों के थ्रू उसको लेके जाएंगे। तो अगर आप हाथों को प्रॉपरली धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, और आपने अभी तक अपने वो आदत बदल ली है कि हम अपने चेहरे पे बार बार हाथ लगाएं, तो अब हमारी जो सेफ्टी है वो काफी बढ़ जाती है। तो क्या उनके किचन से जाने के बाद सैनिटाइज करना चाहिए? अगर उन्होंने हाथ तो खाना रखा जी, हुआ है वहां अगर पर। देखिए, अगर उन्होंने हाथ वगैरह धोए हैं, मास्क अच्छी तरह से पहना है, अगर आप तो उसका इतना कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है कि उस एरिया को सैनिटाइज किया जाए। लेकिन अगर आप उसको एक बार हम्म। साबुन वाले पानी से साफ कर भी लेंगे तो भी ठीक है। अगर वो मान लीजिए आपने नहीं भी किया, हम्म। लेकिन आप अपने हाथ धो रहे हैं, खाना हम्म। खाने से पहले, चेहरे पे लगाने से पहले हाथ धो रहे हैं, तब आपकी सेफ्टी बरकरार है। ये बीच में इसलिए भी बात कर रहे हैं कि काफी लंबा अरसा हो गया इन बुनियादी बातों पर शुरू में चर्चा हुई, और अब जब बहुत सारे लोग पब्लिक स्पेस में जा रहे हैं तो कुछ कुछ सावधानियों को भूलते भी जा रहे होंगे। तो जरूरी है कि जब ये महामारी लंबी चलेगी, तो बीच बीच में इस तरह की बातचीत होती रहे ताकि हम जी। याद दिला सकें। एक ओके, एक जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात हुई थी कि ये बहुत जी। ज़रूरी है। कई बार लगता है कि अब वो इसकी बात ही नहीं हो रही है। भारत में भी, खासकर राज्यों में तो और भी बुरी स्थिति है। एक आरोग्य सेतु का नाम ले लिया जाता है, पर क्या वो कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए इतना कारगर है या नहीं है, इस पर अभी विवाद है। पर मैं जानना चाहता हूं कि अब जब इस पैमाने पर ये महामारी फैल जाती है, तब क्या कांटेक्ट ट्रेसिंग की ज़रूरत समाप्त हो जाती है? क्योंकि अभी तक इसका एक बेहतर सिस्टम विकसित कर जी। लेना था। कई देशों में आप ही बता सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कि जहां पर लोगों को यह भी नहीं लगा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग से उनकी प्राइवेसी में सरकार घुस रही है या उनका डेटा ले रही है, और उस पर वो ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या इस तरह की चीजें बन पाई हैं या नहीं बन पाई हैं? तो क्या अब इसका कोई महत्व नहीं है? इसका भी थोड़ा जैसे कहें कि मल्टीपल एंगल्स हैं इसके। जैसे आपने ट्रस्ट की बात की, सिस्टम्स की बात की, और टेक्निक्स की बात की। कांटेक्ट ट्रेसिंग, अभी 3 दिन पहले जो WHO की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कांटेक्ट ट्रेसिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने 4-5 चीज़ें कही हैं कि हर केस को आप डिटेक्ट कीजिए, हर केस की आप केयर कीजिए, हर केस को आप आइसोलेट कीजिए, और आप कांटेक्ट ट्रेसिंग, निरंतर कांटेक्ट ट्रेसिंग कीजिए। ये चीज़ें जो है ये हमें बचाव करेंगी। एक आखिरी सवाल क्वारंटीन को लेकर जानना चाहता हूं, हेल्थ वर्कर के क्वारंटीन को लेकर भी और जी। मरीज को लेकर भी। जैसे यहाँ भारत में उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की स्पष्ट नीति है कि किसी को भी पॉजिटिव जी। आएगा, लक्षण हो या ना हो, उसे सरकार की बनाए जगहों पर रहना जी। पड़ेगा, और यानी अस्पताल, वहाँ पर रहना पड़ेगा ताकि वो मॉनिटर कर जी। सके। दिल्ली में कहा जा रहा है कि अगर आप पॉजिटिव आ गया है तो घर में रहें, ऑक्सीजन लेवल खुद से चेक करते रहें, और अगर बहुत दिक्कत होती है, हमारा कर्मचारी आपसे संपर्क में है, तो एम्बुलेंस आपको भर्ती जी। करा देगी। उसी तरह से डॉक्टरों को पहले 14 दिन क्वारंटीन पे रखा जाता था, फिर वो कहीं 3 दिन हो गया, कहीं 2 दिन हो गया, और अब चूंकि भारत जैसे देश में जहां डॉक्टर या हेल्थ जी। वर्कर कम हैं, तो तरह तरह के तरीके निकाल लिए गए हैं उनको क्वारंटीन में ना रखने के लिए या कम रखने के लिए। इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है अविरल, मैं जी। ये जानना चाहता हूँ। रवि जी, इंटरनेशनल प्रैक्टिस अलग अलग देशों में थोड़ी अलग अलग है। यूके में अगर मैं आपको बताऊं, तो यूके में ऐसे कोई क्वारंटीन सेंटर्स नहीं बनाए गए जहां पे लोगों को अलग से रखा जाए। यूके में शुरू से लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन दी गई कि अगर ये सिम्टम्स आते हैं, तब आप ऐसा करके घर में रहिए, जिस घर में रहना है, जिस कमरे में रहना, उसकी क्या
क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन पूरे सिस्टम के थ्रू बताई गई। तो यूके में क्वारंटीन सेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ी। जो लोग बीमार ज्यादा होते थे या जो पहले से हॉस्पिटल थे उनको कोविड होता था, वो हॉस्पिटल्स में आते थे। सिंगापुर की अगर मैं आपको बताऊं तो सिंगापुर में भी अगर आप घर में रहकर सेफली क्वारंटीन कर सकते हैं तो उन्होंने वहीं पे करवाया। वो लोग जो जैसे मान लीजिए एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं या घर छोटा है, ओवर क्राउडिंग है और वो क्वारंटीन नहीं कर पाते सेफली, तो उनको उनके लिए फैसिलिटीज दी गई। उनको होटल्स में रखा गया या उनको छोटे छोटे जो भी क्वारंटीन सेंटर्स थे वहां रखा गया। तो ये अलग अलग डिपेंडिंग ऑन के आप कैसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने अपनी डिक्शनरी में रोजगार की परिभाषा बदल दी है। मिडिल क्लास के नौजवान जिन नौकरियों की मांग करते थे उन पर जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल है, इसलिए सरकार ने सीधा कौशल वाले मजदूरों से संवाद करना शुरू कर दिया है। एक सड़क के निर्माण में काम करने वाले सभी मजदूरों को जोड़कर अब रोजगार में बताया जाने लगा है। तो एक तरह से इस राजनीति को भी समझिए कि सरकारों ने रोजगार के आंकड़ों को अपने हिसाब से बदल लिया है, जबकि भारत देश में रोजगार के मामले में डेटा देने की कोई अधिकृत व्यवस्था नहीं है। जो मुख्यमंत्री कह देते हैं, जो प्रधानमंत्री कह देते हैं, वही व्यवस्था है। रविश रंजन शुक्ल की ये रिपोर्ट देखिए कि आलम यह है कि यूपी के उन जिलों में जहां मनरेगा की कभी मांग नहीं होती थी, वहां भी मनरेगा की मांग होने लगी है। सर मरता क्या ना करता, जब घर में दिक्कत होगी बच्चों को अपने लिए खाने पीने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसके वजह से आप इस तालाब की सफाई के लिए, तो इसमें आपको पैसा मिला? कुछ नहीं मिला और बिना दस्तानों के, बिना कुछ दिए, बिना सामान के कहने लगे कि इसमें कूद जाओ। हमने कहा जी कैसे साफ़ करेंगे कि हमें नहीं पता, हमें तो कुछ मिलता नहीं, इसमें बढ़ जाओ। अब आप इसमें देखो, इसमें कितनी एलर्जी हो गई मुझे और हमें नीचे उतार दिया गया। बार बार हमने कहा कि हमें कुछ फावड़े वगैरह कुछ तो दो, मास्क दो, ग्लव्स दो, नीचे पहनने का कुछ दो। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें ऐसा लगा जैसा कि वो चाहते ही नहीं थे कि इन्हें मिले, वो सोच रहे थे इन्हें दुखी करो और ये आज ही अपने घर भाग जाएं। एक तो कुदरत की मार, दूसरी अधिकारियों की। वेबसाइट पे गए, हमने उस पर देखा कि मनरेगा के तहत 202 रुपये सरकार दे रही है और रोजगार दे रही है। अच्छा। ऐसे बुरे समय में 202 रुपये का सहारा भी सरकार का हमें अच्छा लगा। हमने एक एप्लीकेशन अप्लाई की 19 मई में हमने एप्लीकेशन दी। उसके 8 दिन बाद तक भी कोई हमारे पास जवाब या फोन नहीं आया। तो अब तो ये जॉब कार्ड बन गया ना आपका? जॉब कार्ड हमें दिया गया है। हाँ। लेकिन ये कहकर दिया गया है कि इसमें पूरे आपके जॉब कार्ड क्रमांक नहीं है, ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है। वेबसाइट पर ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो लगता है कि हमें ठगा गया है, ये जॉब कार्ड भी फर्जी है। देखो जी, मेरी तबीयत 3 दिन से ख़राब है। मेरी उसी दिन ख़राब हो गई थी तबीयत। मैंने सिकट्टी साहब से कहा कि मुझे 50 रुपये दे दो, मुझे दवाई लेनी है। सिकट्टी साहब ने बोला कि मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं तुझे कहाँ से दूँ। किसी से मैंने पैसे लिए उधार 50 रुपये और दवाई ली, और अभी भी मैं दवाई खा रहा हूँ। मेरे पास दवाई भी है और एक मजदूर को मजदूरी चाहिए। अगर उसे मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? वो क्या बोल रहा, वो काम के लिए जोड़ के लेके उधर बोलने लगे कि साफ करो। हम क्या था, हम तो लग गए उसे साफ करने के लिए। कह रहे तो करना पड़ेगा और कोई काम नहीं है। अच्छा, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। और काम तो हम कर रहे थे, पर उधर ही पास में बैठ गए लफड़ा कर रहा, बेइज्जती कर रहा। क्या कैसी कह रहा है ये तो 200 रुपये की मजदूर है, जोड़ में बढ़ गए। बाहर मजदूरी करते तो 400-500 मिलते, और बाहर में कहाँ मजदूर।